नमस्कार साथियों। भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 10 के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आपको जो है सारांश बताया जाएगा जितना आपके लिए आवश्यक है, और यहाँ से पीआरटी में प्रश्न पूछे गए हैं जो भी बताए जाएंगे, और साथ में जो है 6 से 8 भूगोल में पूछा गया था प्रश्न आपका सोशल साइंस के अंतर्गत। और टीजीटी में सबसे खास बात, टीजीटी जो भूगोल का पेपर हुआ था इसमें यहाँ से 40 प्रश्न में से लगभग 35 प्रश्न तक जो है इस पूरे भूगोल एनसीईआरटी से कक्षा 10 के एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो आइए हम जो है इसको समझते हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप जो अपनी पुस्तक में या जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। बस आपको उतना ही करना है, उतने में आपका काम हो जाएगा। आइए चलते हैं। और यहाँ पे जो है सबसे पहला चीज़ है कि प्रकृति, प्रौद्योगिक और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध होता है, जिसको इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। बीच में मानव है, मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ है, भौतिक पर्यावरण से, प्रौद्योगिकी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। फिर संस्थाएं होती हैं तो संस्थाओं से जुड़ा होता है, जैसे राजनीतिक संस्थाएं होगी, आर्थिक संस्थाएं होगी, तो ये आपस में क्या अंतर संबंध है। फिर आगे है संसाधन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है कि संसाधनों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी में जो भूगोल को आपको बताया गया था वहाँ पे भी संसाधनों का वर्गीकरण आपको समझाया गया था, और उत्पत्ति के आधार पे होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो जैव और अजैव, बायोटिक और एबायोटिक, जैसे आप पर्यावरण में भी पढ़ते हैं तो बायोटिक एंड एबायोटिक हो गया। समाप्यता के आधार पे तो समाप्य जो हो जाते हैं तो नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होंगे, और अनवीकरणीय जो समाप्त हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद जो है और नवीकरणीय और नवीकरणीय के आपके उदाहरण पता होनी चाहिए। फिर स्वामित्व के आधार पे, तो इसमें जो इकोनॉमिक्स का कल हमने क्वेश्चन पेपर कराया था तो स्वामित्व के आधार पर पूछा गया था वहाँ से, तो यहीं से प्रश्न था वो। फिर विकास के स्तर के आधार पर तो संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, तो ये कुछ प्रकार हो गए वर्गीकरण के। आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे संसाधन के बारे में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो दो प्रकार के आपको यहाँ पे संसाधन बताए गए हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। और प्राकृतिक में जो है कुछ नवीकरणीय योग्य संसाधन और कुछ अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय योग्य में जो कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन ये सब आते हैं, और नवीकरणीय में जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब आते हैं। फिर सतत अथवा प्रवाह, तो जो सतत रहते हैं लगातार प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये सब जो है सतत नवीकरणीय योग्य है। और जैव में कौन से आ जाएंगे, तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। तो प्राकृतिक वनस्पति भी जो है वो मतलब काफ़ी टाइम का एक देखा जाए तो नवीकरणीय में ही आती है, तो ये आपको ध्यान रखना, प्राकृतिक वनस्पति नवीकरणीय में आती है, लेकिन नवीकरणीय में भी जैव नवीकरणीय योग्य के अंतर्गत आती है। फिर पुनः चक्रीय, अनवीकरणीय में जो है पुनः चक्रीय, जैसे धातु वगैरह रहते हैं तो उनका दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, लोहे का हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर है अचक्रीय, तो अचक्रीय में कौन है, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम ये सब आ जाते हैं, तो ये समाप्त हो जाते हैं, यानी इनका हम चक्र नहीं कर सकते, बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए सतत पोषणीय विकास। प्रश्न पूछा गया था कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। इकोनॉमिक्स में भी इसका डिफिनीशन पूछा गया था, और जो आपका भूगोल एनसीईआरटी का पेपर हुआ था वहाँ पे भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, पीआरटी में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तमाम स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। इसका मतलब है कि आज हमें ज़रूरत है तो हम विकास करें, लेकिन हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर करें, और साथ में हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उस संसाधन का इस्तेमाल कर पाएँ। हम इस तरीके से जो है विवेकपूर्ण रूप से जो है हम उस जो है संसाधनों का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था, तो इसको हम उससे रिलेटेड पहले हम देख लेते हैं। तो रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए भी। तो रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, और सम्मेलन का जो आयोजन था, और ये ध्यान रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था ये। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो यह प्रश्न पूछा गया था जब आज या कल में हम जब टीजीटी भूगोल के आपके प्रश्न कराएंगे, जबकि सबके लिए महत्वपूर्ण है, पीआरटी से टीजीटी पीजीटी सबके लिए। तो वहाँ पे आपको यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया था, समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो आपके दोनों आंसर थे, एक से अधिक। फिर है इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, ध्यान रखिएगा, भूमंडलीय वन सिद्धांतों को जो है सहमति जताई गई थी, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण है 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई थी। तो एजेंडा 21 ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, तो रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से।
एजेंडा 21 क्या है, तो ये 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCD के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। कार्यसूची है जिसमें कुछ उद्देश्य समानहित पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी इसमें कुछ एजेंडा बताए गए हैं कि ये हमें करना है। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा खुद तैयार करें। फिर आते हैं संसाधन नियोजन। PRT में जो है यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। फिर पूछा गया और मैच करने के लिए दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास यानी अवसंरचना की कमी है वहाँ पे। तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में लेकिन अवसंरचना की कमी थी। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है, ये दिया गया था। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। फिर आपका जो है आज़ादी के बाद बताया गया है कि स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है कि कब से कब हुआ है, और इसको आपको जो है अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष की थी और ये कब से कब तक था। और दूसरा आपको बताना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो कहाँ से कब तक के लिए थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है हमने किस सिद्धांत का प्रयोग किया था, और दूसरे वाले में जो हमने किस मॉडल का प्रयोग किया था। तो मॉडल की यहाँ बात होती है, तो आप जो है कमेंट कीजिएगा और करिएगा तो हम वहाँ पे बता देंगे आंसर आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे संसाधनों का संरक्षण से संबंधी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है, गांधी जी के जो स्टेटमेंट है, आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ली कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी का था, ध्यान रखिए। फिर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, पर्यावरण के लिए भी और भूगोल के लिए भी। और यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी, तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्लब ऑफ रोम। और 1974 में जो है सुमाकर आपका आंसर वो जो ऑप्शन में दिया था, प्रश्न पूछा गया था TRE 2 में, तो वहाँ सुमाकर दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, सुमाकर या सुमेसर ध्यान रखिएगा। और इन्होंने अपनी पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, ये पुस्तक पूछी गई थी भूगोल के पेपर में। तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन का एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। तो आप ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, फिर से पूछ सकता है, सुमेसर दिया रहेगा नहीं तो सुमाकर, जो पूछा गया था वहाँ सुमाकर दिया हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा 1987 में बहुत बार पूछा गया है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया था। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट था, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट ने, ध्यान रखिएगा। और बाद में और संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। इस रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें इस कॉन्सेप्ट को पूरा बताया गया है। और साथ में जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो हमने देखा है 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन है, तो वहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई कि हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आगे बढ़ना है। फिर आते हैं भू संसाधन पे, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से पूछा गया था प्रश्न, क्या पूछा गया था तो बता देते हैं आपको। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग पूछा गया था कि भारत के कितने प्रतिशत जो है उस पर ऑप्शन में दिया गया था, तो आपसे पर्वत पूछा गया था। तो पर्वत जो है पूरे भू क्षेत्र का 30% भाग पर विस्तृत है और मैदान जो है 43%, और उसके अलावा 27% जो भाग क्या है, पठारी है। तो ये आपको ध्यान रखना आगे के लिए। और यहाँ पे जो खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन वगैरह पाए जाते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। और इसी डायग्राम में अगली बार हो सकता है आपसे मैदान पूछ ले, तो मैदान है 43%, पठार है 27%, और जो है ये पर्वत हो गया, पर्वत है 30%। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों का प्रतिशत पूछा गया। और पिछली बार जो है शायद पर्वत का पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है मैदान या पठार का पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है 6 से 8 हो TGT PGT के लिए कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, तो वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध निवल, जिसको शुद्ध कोनेट बोला जाता है, तो बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
और फिर जो है यहाँ पे आपका भारत का भू उपयोग प्रारूप में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल दिया गया है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा जा सकता है। और फिर जो है अगर हम इसको वैसे बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो 3.28 ऐसे भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और 93% भाग की जो है हमारे पास जो इसके आंकड़े हैं, ये सब आपसे पूछेगा नहीं, जो पूछेगा आपको यहाँ पे देख के आपको बता दिया जा रहा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब और हरियाणा में गहन कृषि होती है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान में 10% से भी कम जो है क्षेत्र बोया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न पूछा गया था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है कब आई थी, तो 1952। क्या पूछा गया था कि वनों का अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित होना चाहिए, तो 33% बताया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा भारत में जो है वनों का कितना कम से कम प्रतिशत होना चाहिए भौगोलिक क्षेत्र, तो 33% भाग पे या 33% भौगोलिक क्षेत्र पे वन होना चाहिए। अभी कितना है, तो 24.6% है, तो ध्यान रखिएगा 24.62% है। और ये ISFR रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है, 2 साल पे रिपोर्ट आती है, 23 वाले भी आई नहीं है। और करंट अफेयर्स में आपको ये रिपोर्ट करा दी जाएगी, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे भूमि निम्नीकरण से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में जो अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण के लिए जो है उत्तरदायी है, और अति सिंचन से जो है उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। और इससे जो मृदा में जो है लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें खनिज प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे सीमेंट उद्योग में आपको पता होगा कि चूना पत्थर की पिसाई होती है, और उसके वजह से मृदा बर्तन में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, और जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार जो है भूमि निम्नीकरण होता है। फिर यहाँ पे जो है भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए कुछ यहाँ पे उपाय बताए गए हैं। और वनारोपण, चरागाहों का उचित प्रबंधन हम कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला लगा सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा ये। और फिर उसके बाद जो बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन पे आते हैं। अब मृदा संसाधन महत्वपूर्ण आपके लिए, तो मृदा अथवा मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, या पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। सभी को मालूम है मृदा जीवन तंत्र है, एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि मृदा का कितना महत्व है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, सस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ ये सब शामिल होते हैं। और इसके अलावा बात करें तो प्रकृति की अनेकता, तो जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी अपघटन प्रक्रिया आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। और फिर मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। और मृदा में ध्यान रखिएगा, मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, और जैव में ह्यूमस से बनती है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो मृदा परिच्छेदिका दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा जो मृदा का सबसे निचला स्तर होता है उसको हम अक्षय रहित आधारी चट्टान बोलते हैं। बेस रॉक्स ये होते हैं, आधार चट्टान होती हैं सबसे नीचे, उसके ऊपर आधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें होती हैं जो अपक्षयित होती हैं, और उसके ऊपर जो है उपमृदा, अपक्षयित चट्टानें, बालू, गाद, सिल्क, मृत्तिका ये सब होती हैं। और ये ऊपरी संस्तर की मृदा होती है, सबसे टॉप सॉइल होती है, इसको टॉप सॉइल बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये कक्षा 8 NCERT में भी हमने देखा था। फिर मृदाओं का वर्गीकरण है, तो इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ प्रकार की मृदाओं को पढ़ते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण। और यहाँ पे पहला जो है वो है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं। और यह मृदा जो है विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे महत्वपूर्ण मृदा है जलोढ़ मृदा। और ये वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, तो जो भारत का गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है और इंडस का जो मैदान है जिसको भारत का महान मैदान बोला जाता है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से बना है। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। और यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, कई बार आपको बता चुके हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो और उनकी सहायक नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। फिर आगे है एक सक्रिय गलियारे द्वारा ये मृदाएं
राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हैं। सकरा गलियारा बहुत ज़्यादा नहीं है उधर। और फिर बात करें तो पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ भी डेल्टा के जो डेल्टा जहाँ पे हैं वहाँ पे जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। और जो डेल्टा वाला स्थान होता है वो सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं उपजाऊ होता है। और जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। और जब हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। और नदी घाटी के ऊपरी भागों में ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएँ पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएँ पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी मृदाएँ पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर से पाई जाती हैं, जो कि मोटे कण वाली मृदाएँ होती हैं। और कणों के आधार पर अगर हम देखा जाए तो जो है यहाँ पे आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, आप पढ़े भी हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी में। और पहला है पुराना जलोढ़। पुराना जलोढ़ को हम बांगर बोलते हैं और नया जलोढ़ को खादर बोलते हैं। नया जलोढ़ हर साल जो है नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। और पुराना जलोढ़ होता है जो मतलब कई साल पहले नदी जो है नदी का वहाँ तक पहुँचा था मानसून के टाइम में, लेकिन फिर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है तो रह जाता है पहले का, और फिर वो जो है पुराने जलोढ़ में तब्दील हो जाता है। और बांगर मृदा में ध्यान रखिएगा, बांगर या पुराने जलोढ़ में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कंकर नोड्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है बांगर मृदा में। और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर मृदाएँ पोटाश, क्या क्या पाया जाता है जलोढ़ मृदा में, पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। और किसके लिए महत्वपूर्ण खेती के लिए, गन्ना, चावल, गेहूँ, ध्यान कर लिए गन्ना, चावल, गेहूँ के लिए जो है जलोढ़ मृदा जो है आवश्यक है। और साथ में दलहन फसलों की खेती के लिए भी। तो ये चार याद रखिएगा, गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन फसलों के लिए जलोढ़ मृदाएँ महत्वपूर्ण हैं। और फिर जो है आगे बढ़ते हैं, काली मृदा के बारे में जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काली मृदा। काली मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो रेगुर, यहाँ रेगर लिखा है लेकिन रेगुर ध्यान रखिएगा, तो रेगुर मृदा भी कहते हैं। और काली मृदा कपास की खेती के लिए जानी जाती है, बहुत फेमस है। और इसको काली कपास मृदा भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और यहाँ जो है इसका निर्माण कैसे हुआ काली मृदा का, तो जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं। तो जो दक्कन पठार का पूरा भाग है कह सकते हैं, जिसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है, और साथ में जो है गुजरात में, गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला जगह है, दक्षिणी गुजरात का, और फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब राज्यों में, और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और बात की जाए काली मृदा की, तो काली मृदा जो है बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है और इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। तो ध्यान रखिएगा कि नमी धारण करने की क्षमता काली मृदा की बहुत होती है। और इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है मात्रा, और इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस की मात्रा कम होती है। और एक बहुत खासियत होती है इनकी कि गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है, यानी हवा उसमें जा सकती है। फिर गीली होने पर, और जब गीली होती हैं यानी पानी जब जाता है तो ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है, इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जुताई जो है मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये चिपचिपी हो जाएंगी, फिर इनका जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सही से। तो इसलिए जो है ये सब कर दिया जाता है। फिर आते हैं लाल और पीली मृदा पर। तो लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। कहाँ पे, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में पाई जाती हैं, कह सकते हैं कि जो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है उसके पास में। और ये लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग किस लिए होता है, तो ध्यान रखिएगा, रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो लाल मृदा कब होता है, जब इसका जो है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में जो है लौह धातु का प्रसार होता है तो लाल मृदा होती है। और जब इनको जल में मिल जाता है, और जब जलायोजन के कारण यानी जब जल इसमें मिलता है तो ये पीली रंग की हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको लाल और पीली मृदा कहते हैं। फिर महत्वपूर्ण आपके लिए लेटराइट मृदा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो लेटराइट शब्द जो है लेटर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। या भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन, लीचिंग का परिणाम है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि लेटराइट जो मृदा है वो उसका निर्माण कैसे होता है, तो भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के कारण। और लेटराइट मृदा अत्यधिक गहरी और अम्लीय होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इस अत्यधिक गहरी और अम्लीय होती है, 6 से कम इसका pH होता है। और आपको पता है कि जो है 0 से
7 तक जो है, 7 के बीच में अम्लीय होता है, 7 जो है ये उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में ये आपका क्षारीय होता है, और ये 6 से कम है। और इसमें समानता पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है अम्लीय है तो पोषक तत्वों की कमी है। और अधिकतर दक्षिणी राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा लेटराइट मृदा का पूछा गया है कि इनमें से भारत के किन राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है, तो एक बार वहाँ आंसर था मेघालय, तो मेघालय में भी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा मेघालय में पाई जाती है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, तो और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में यानी मेघालय में, तो ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र में कर्नाटक या महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया जा सकता है। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सब ऑप्शन में दिया गया था, तो वो आंसर नहीं था। फिर है जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में से ह्यूमस की मात्रा में कमी पाई जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्थल स्वरूपों पर उनकी स्थिति के कारण अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। तो स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के कारण, चूँकि जो भारी बारिश की वजह से क्या होता है कि मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा है वो हट जाता है, तो इस वजह से उनकी भूमि निम्नीकरण की संभावना ज़्यादा होती है। और इनको जो है ध्यान रखिएगा मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तो चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। और कर्नाटक में जो है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ जो है फेमस है इसके लिए, कॉफ़ी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लाल लेटराइट मिट्टी जो होती है, तो ध्यान रखिएगा काजू की खेती के लिए बहुत फेमस है। तो काजू की फसल के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मिट्टी फेमस है। फिर आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा जो है उसमें क्या होता है, लाल रंग और भूरा होता है। और जो है एक कुछ क्षेत्रों में जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक होता है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जाहिर सी बात है शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, तो इस वजह से ह्यूमस और नमी मात्रा बहुत कम होगी। और मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। और यहाँ पे जो है इसलिए जो है इस कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन, इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है, और यानी जो पानी है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। फिर वन मृदा के बारे में बताया गया है। तो वन मृदा जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो ये वन मृदाएँ जो है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएँ दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालू पर इनका गठन मोटे कड़ों का होता है। फिर इम्पॉर्टेंट है कि हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है, और ये अधिक सिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। फिर मृदा अपर्दन और संरक्षण के बारे में देखते हैं। और मृदा अपर्दन और संरक्षण में जो है आपको ध्यान रखना है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपर्दन कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, उनमें संतुलन होता है। लेकिन जब मानवीय क्रियाएं बढ़ जाती है, जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, ये सब ऑप्शन में दिया गया था जब प्रश्न पूछा गया था पीआरटी में, निर्माण और खनन से संतुलन भंग हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा का अपर्दन करते हैं, तो ये एजेंट्स ऑफ इरोजन है, जो है अपर्दन के जो ये मुख्य फैक्टर तंत्र भी हैं। तो पवन, हिमनदी और जल से मृदा का अपर्दन होता है। बहता जल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया था कि बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना लेता है, जिन्हें अवनालिकाएं बोलते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती और उसे उत्खात भूमि, बैड लैंड कहते हैं। और ये कहाँ पे फेमस है, तो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड, रेवाइन बोलते हैं। जो चंबल के बीहड़ आपने सुने होंगे, तो चंबल नदी द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ पे कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब में ऊपरी मृदा जो है घुलकर बह जाती है, यानी ऊपरी लेयर, अपर लेयर बह जाती है, तो इससे हम चादर अपर्दन, सीट इरोजन कहते हैं। जैसे एक सीट होती है पतली सी, तो अगर उसको हटा दिया जाए तो कुछ इसी प्रकार जब ऊपरी मृदा का परत हट जाता है, घुलकर जल के साथ बह जाता है, तो उसे हम चादर अपर्दन, सीट इरोजन कहते हैं। ये पहला चरण होता है। और फिर जो है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मैदान को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। अर्थात जब पवन द्वारा अपर्दन किया जाएगा, सिंपली यही समझिए। फिर कृषि के गलत तरीकों से मृदा का अपर्दन होता है। फिर गलत ढंग से हल चलाने में, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, आप फिगर में देख पा रहे हैं। गलत ढंग से हल चलाने में ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, इसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है।
फिर ढाल वाली भूमि पर कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हवा चलाने से ढाल के साथ जल भाव की गति घटती है, और इसको हम कैसे ठीक करते हैं, तो इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। तो समोच्च जुताई के माध्यम से कंटूर प्लाइंग को, जिसको हमने ज्योग्राफी 8 NCERT में भी पढ़ा था, तो वहाँ से तो ध्यान रखिएगा कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल भाव की गति है वो कम हो जाती है, जिसको हम समोच्च जुताई कहते हैं। और ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, और सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में, याद रखिएगा, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो सीढ़ीदार कृषि जो है पश्चिमी और मध्य हिमालय में की जाती है। और बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। और अगर बात करें तो ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को हम पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। और पेड़ों की कतारों में लगातार रक्षक बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। तो इन सब तरीक़ों से हम मृदा निम्नीकरण को कम कर सकते हैं, मृदा अपरदन को भी कम कर सकते हैं। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न पे आते हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। हमने देखा है अधिक सिंचाई वहाँ पे होती है। और साथ में निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार चौपानी खेती की जाती है, तो मध्य और पश्चिम हिमालय। तो यहाँ पे मध्य हिमालय में आपको उत्तराखंड आंसर हो जाएगा, या पश्चिम हिमालय कह सकते हैं। फिर इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो काली मृदा जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात में पाई जाती है, और गुजरात जो है कपास के उत्पादन में, जो कि काली मृदा में की जाती है, उसमें नंबर 1 पर है। तो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में भूगोल के, और आपको जो है साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की जो आप क्लासेस कर लीजिएगा, और जो PIQs 100 क्वेश्चंस के हमने डाले उसको आप पूरा देखिएगा। और उसको आप देखने के बाद आपको एक पूरी कहानी के तरीके से जो है आपने अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़े सब आपको याद आ जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, और अन्य कहीं किसी किताब से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले भूगोल के चैप्टर में। जय हिंद साथियों।